तो अब अगर हम बात करें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ठीक है, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन कौन से रीजन में आती है। तो हम 3 रीजन लेके चलते हैं, एक नियर IR, इसके लिए IR इंफ्रारेड जो EMR है वो यूज में आती है, इसलिए नियर IR। फिर आता है मिडल IR, इसके बाद में आता है फार IR, ठीक है। नियर IR जो रीजन होता है वो होता है 50 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। फिर जो मिडल IR होता है वो होता है 667 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। फिर जो फार IR होता है वो होता है 4000 से 12500 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो हम जो स्टडी करते हैं वो मेनली मिडिल IR में करते हैं। उसके अंदर भी 2 रीजन होते हैं, एक होता है फिंगरप्रिंट रीजन और एक होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन, ठीक है। फिंगरप्रिंट रीजन जो वो आता है 667 से 1450 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो आता है नेक्स्ट रिमेनिंग 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ फिंगरप्रिंट रीजन की, तो फिंगरप्रिंट रीजन जो होता है वो इसलिए होता है कि मान लो अपने पास कंपाउंड के अंदर 2 अल्कोहल प्रेजेंट है, मे बी सेकेंडरी 2 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। अल्कोहल को जो आइडेंटिफाई करेगा वो फंक्शनल ग्रुप रीजन आइडेंटिफाई करेगा कि अपने पास जो कंपाउंड के अंदर अल्कोहल प्रेजेंट है, लेकिन वो कौन सा है, कितने डिग्री है, वो फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर अपने पास आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्टिव होते हैं, ठीक है। IR एक्टिव होते हैं या फिर IR इनएक्टिव होते हैं, जैसे हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा था। तो वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल जो जिनका डाइपोल मोमेंट चेंज होता है वाइब्रेशंस के टाइम, तो वो तो होते हैं IR एक्टिव, और जिनका नहीं होता वो IR इनएक्टिव। अब हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो IR एक्टिव के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, जैसे HCl हो गया, CO हो गया, इस टाइप से कि H और Cl तो डाइपोल मोमेंट चेंज होगा। या कोई दूसरा ले सकते हैं हम, SO2 ले सकते हैं, या फिर एनीथिंग जो मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट चेंज हो, ठीक है। अगर IR इनएक्टिव की बात करें तो जिसका डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता है, जिसमें ऑल होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल O2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, इस टाइप से, और CO2 विद सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, मतलब अगर ये इस टाइप से स्ट्रेचिंग करता है, वाइब्रेशन शो करता है, तो दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम इंक्रीज हुई है, तो डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं हुआ, जैसा पहले था वैसे ही है, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ इसी टाइप से इस मॉलिक्यूल की, तो इसमें भी सिमेट्रिक अगर स्ट्रेचिंग है तो ये भी इनएक्टिव माना जाएगा। हाँ, लेकिन एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है तो IR एक्टिव हो सकता है, क्योंकि उसमें फिर डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस टाइप से अपने पास IR एक्टिव और IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट वाइब्रेशनल मोड निकालते कैसे हैं, कि अपने जो कौन कौन से वाइब्रेशन होते हैं अपने मॉलिक्यूल के अंदर, कितने टाइप के होते हैं, तो उसके लिए पहले हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, ये जो मॉलिक्यूल की पोजीशन होती है एक 3D स्पेस के अंदर, ठीक है ना, मतलब 3 एक्सिस है उसके ऊपर स्पेस के अंदर, तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है वो एक मॉलिक्यूल की आती है, वो 3n आती है, नंबर ऑफ 3 स्पेस में नंबर ऑफ एटम, कितने एटम, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ट्रांजिशनल मोड प्लस रोटेशनल मोड प्लस वाइब्रेशनल मोड। वाइब्रेशनल मोड हमें निकालने होते हैं, और रोटेशनल मोड हम अभी निकाल के आए थे, और ट्रांसलेशनल मोड तो
सबके लिए बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें तो लीनियर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, तो उसके लिए ट्रांजिशनल मोड, एक मॉलिक्यूल अगर अपने पास लीनियर है, जैसे ये है HCl, तो ये यहाँ से उठ के यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, ये कहीं भी जा सकता है, तीनों डायरेक्शन में, तीनों एक्सिस पे जा सकता है, मूवमेंट कर सकता है। इसके लिए तो लीनियर के लिए तो होगा 3, ठीक है। नॉन लीनियर के लिए भी अगर मान लो अपने पास कोई भी मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है, ठीक है, तो उसके लिए भी वो 3 ही होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल पूरा का पूरा कहीं भी मोशन कर सकता है। लेकिन अगर मैं रोटेशनल मोशन की बात करूँ, ठीक है, रोटेशनल मोशन की अगर मैं बात करता हूँ तो लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशनल मोशन हम अभी देख के आए हैं, सिर्फ 2 ही होते हैं, रोटेशनल मोड 2 ही होते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर ये इसी डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करता है, इसलिए इसको नहीं काउंट किया जाता, ओनली वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे ही काउंट किया जाता है, ठीक है। तो और नॉन लीनियर के लिए रोटेशन मोड 3 होते हैं, वो तो फिर एक्स एक्सिस पे भी मूवमेंट करता है, ठीक है। इनसे हम वाइब्रेशनल मोड निकाल सकते हैं, कैसे? तो वाइब्रेशनल मोड इज इक्वल टू 4 लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, वो होता है ट्रांजिशनल मोड प्लस रोटेशनल मोड प्लस वाइब्रेशनल मोड। वाइब्रेशनल मोड हमें निकालने, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस ट्रांजिशनल मोड माइनस रोटेशनल मोड, ठीक है। तो ये कितने होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 3n माइनस ट्रांजिशनल मोड लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कितने होते हैं 3, और रोटेशनल होते हैं 2, तो 3 और 2 5। ये अपने पास वाइब्रेशनल मोड आ गए एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। दूसरे मॉलिक्यूल अगर मैं नॉन लीनियर की बात करूं तो वो वाइब्रेशनल मोड कितने होंगे 3n माइनस 3 और 3 6। ये अपने पास वाइब्रेशनल मोड आ गए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। उसके बाद भी अगर हम बात करें कि वाइब्रेशन भी कौन कौन से होंगे, कितने टाइप के होंगे, तो अगर मैं बात कर लूँ जैसे कि अपने पास HCl है, मान लो लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेचिंग कैसी होगी, ये इस तरफ जाएगा या फिर वापस आ जाएगा, इसी टाइप से स्ट्रेचिंग होगी, तो एक ही टाइप से स्ट्रेचिंग होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर जो स्ट्रेचिंग मोड होते हैं वो होते हैं, अगर 2 मॉलिक्यूल हैं तो उसमें से एक कम होगा। तो स्ट्रेचिंग मोड जो होता है वो तो होता है n-1। दूसरा होता है बेंडिंग मोड। बेंडिंग मोड क्या होते हैं, जैसे कोई मॉलिक्यूल स्ट्रेच कर रहा है, वैसे बेंडिंग भी शो होती है, वो अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो उसके लिए फिर बचे हुए कितने मोड बच गए, ये अगर n-1 है तो इसमें से हम n-1 निकाल देंगे, तो कितने बचेंगे 2n-5। ये तो नॉन लीनियर के लिए। लीनियर की बात करूँ तो स्ट्रेचिंग हो गई n-1 और बेंडिंग हो गई 3n-5 माइनस n-1, तो ये बचेंगे 2n-4। ये बेंडिंग मोड हो गए लीनियर में, ये बेंडिंग मोड हो गए नॉन लीनियर में। ये स्ट्रेचिंग मोड है, स्ट्रेचिंग मोड दोनों में सेम होते हैं n-1। तो अगर हम वाइब्रेशंस की बात करें, फंडामेंटल वाइब्रेशन जो अपने पास होते हैं कितने टाइप के होते हैं, तो हम बात करते हैं एक तो स्ट्रेचिंग, फिर एक होती है बेंडिंग, ठीक है। स्ट्रेचिंग में क्या होगा, अपने पास मान लो कोई मॉलिक्यूल है A, B और B, ठीक है। अगर दोनों सेम, तो ये 2 टाइप की होती है स्ट्रेचिंग भी, एक होती है सिमेट्रिक और एक होती है एसिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होगी, अगर दोनों, जैसे मैं इस टाइप से है, एक साथ बाहर जा रहे हैं सेम डायरेक्शन पर, और एक साथ ही अगर मान लो अंदर आ रहे हैं सेम डायरेक्शन पे, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। अगर ये इस टाइप से हो रहा है, एक बाहर एक अंदर, तो इसको एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग बोलते हैं, इसको सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। बेंडिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये 4 टाइप की होती है। 4 टाइप की कौन कौन सी होती है, तो फर्स्ट में बात कर लो रॉकिंग और सीजरिंग, ठीक है। रॉकिंग और सीजरिंग ये इन प्लेन बेंडिंग होती है, इन प्लेन बेंडिंग मतलब प्लेन के अंदर होती है बेंडिंग। और अगर मैं बात कर लूँ आउट ऑफ प्लेन, तो वो होती है वैगिंग और ट्विस्टिंग। तो अगर मैं फर्स्ट लेके चलूँ रॉकिंग, तो रॉकिंग में क्या होगा, मान लो अपने पास कोई मॉलिक्यूल है
इस टाइप से, ठीक है। अगर वो ऐसे बेंडिंग शो कर रहा है, कैसे, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इस टाइप की जो वाइब्रेशन होते हैं उसको बोलते हैं रॉकिंग, ठीक है। ये इन प्लेन के अंदर ही है, प्लेन चेंज नहीं हो रहा है। और अगर मैं बात करूँ सीजरिंग की, तो सीजरिंग हमें पता है, सबने देखा है, अपने घरों में होती है। कैंची कैंची कैसे चलती है, तो उस टाइप के वाइब्रेशन इसमें होते हैं, एक इस तरफ तो एक इस तरफ, ठीक है, एक इस तरफ तो एक इस तरफ, इस टाइप से, ठीक है। फिर मैं आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग मोड की बात कर लेता हूँ। आउट ऑफ प्लेन कैसे होता है, तो उसके लिए हमारे पास दो हैं, एक तो वैगिंग और एक रहता है ट्विस्टिंग, ठीक है। वैगिंग मोड कैसे होते हैं, ए बी बी, अगर दोनों एक साथ अपवर्ड डायरेक्शन में आए ऊपर आउट ऑफ प्लेन, या एक साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएं, दोनों नीचे प्लेन के नीचे, तो इस टाइप की जो वैगिंग, जो वाइब्रेशन होते हैं उसको वैगिंग बोलते हैं, बेंडिंग। और ट्विस्टिंग में क्या होता है, एसिमेट्रिक बेंडिंग होती है, मतलब एक अंदर जाएगा एक बाहर आएगा एक अंदर, इस टाइप से, ठीक है। इसमें कोई बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है, इसमें बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती, इसमें भी बॉन्ड एंगल चेंज हो सकता है, बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक की बात करें, वहाँ पे बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता, बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, ठीक है। इस टाइप से हम कह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो अपनी जो वाइब्रेशन होते हैं, तो वो हम कह सकते हैं एक टाइप से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह मूवमेंट होता है उसमें। ये एक स्प्रिंग है, मास लेस स्प्रिंग, ठीक है। इसके ऊपर कोई वेट है m। तो हमने ये पढ़ा हुआ है छोटी क्लास के अंदर, हुक्स लॉ भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बात कर लूँ, अपने पास एक मॉलिक्यूल है Cl और H, ठीक है। तो उसके अंदर जो वाइब्रेशन होंगे वो किस टाइप से होंगे, या तो H की बॉन्ड बढ़ जाएगी या फिर बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और यहाँ पे वापस और ज़्यादा अंदर जा रहा है। इस टाइप से जो वाइब्रेशन होते हैं अपने पास एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो अपने पास हुक्स का लॉ क्या कहता है कि जब अगर कोई स्प्रिंग किसी के साथ अगर कोई मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है, तो उसके एंटी डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जो उसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर लेके जाता है। ये रिस्टोरिंग फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस dx, डिस्प्लेसमेंट के माइनस मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। तो इसको तो इस तरफ लेके जाएगा, इसको इस तरफ लेके जाएगा, इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो अगर हम कॉन्स्टेंट ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका साइन हटाएंगे तो आएगा -k dx, ये अपने पास फोर्स कांस्टेंट आ जाता है k। और ये रिस्टोरिंग फोर्स अपने को SHO में देखने को मिलता है और ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो अब अगर हम एनर्जी की बात कर लें, तो एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी होती है वो क्या होती है, समेशन ऑफ k x डॉट dx, ठीक है। वैसे तो अगर पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करता हूँ तो वो आएगी -f dx, ठीक है, लेकिन समेशन हम करेंगे तो आएगा k x डॉट dx, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, k को ले लेंगे बाहर, कांस्टेंट है, और x डॉट dx का कर देंगे समेशन, तो वो आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ k x स्क्वायर। ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इसको अगर मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो अपने पास जो वाइब्रेशनल एनर्जी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, v प्लस हाफ h न्यू जूल, ठीक है। और अगर मैं म्यू को कन्वर्ट करूँ तो वो आएगी अपने पास v प्लस हाफ, म्यू को मैं नंबर में कन्वर्ट करता हूँ, फ्रीक्वेंसी को वेव नंबर में कन्वर्ट करूँगा तो क्या आएगा, h c इंटू म्यू बार जूल, ठीक है। और EV अगर मैं इसको सेंटीमीटर इन्वर्स में कन्वर्ट करूँ एनर्जी को तो क्या आएगी, HC म्यू बार अपॉन में HC से डिवाइड कर तो सेंटीमीटर इन्वर्स में आ जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास जो नेट एनर्जी आ जाएगी जो सेंटीमीटर इन्वर्स में वो आएगी हाफ म्यू बार सेंटीमीटर इन्वर्स, जहाँ V क्या है, ये है वाइब्रेशनल क्वांटम
नंबर, ठीक है। ये कितने होते हैं 0 1 2 3 4 इस टाइप से, ठीक है। तो ये स्प्रिंग है, ये हुक के लॉ को फॉलो करती है। हमने हुक लॉ पढ़ा है पहले। तो हुक का लॉ क्या कहता है, म्यू इज इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट ऑफ के में म्यू। यहाँ पे म्यू है वो है रिड्यूस्ड मास, ठीक है। या फिर अगर हम इसके लिए काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे ओनली एम आएगा, क्योंकि सिंगल मास है। अगर 2 मास है तब म्यू आएगा, ठीक है। लेकिन फिर अगर हम बात करें इसको वेव नंबर में कन्वर्ट करने की, तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई सी रूट ऑफ के अपॉन में म्यू सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे सेकंड इनवर्स में था, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा। फिर ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, अपने पास ओरिजिनल जो वाइब्रेशन होते हैं वो 2 मास के ऊपर होते हैं, 2 अपने पास मॉलिक्यूल होने चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास M1 है, ये M2 है और ये RE का मतलब होता है इक्विलिब्रियम पर डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन जब इसमें वाइब्रेशन होंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है और उसको हम लेके चलते हैं कि R बॉन्ड लेंथ हो गई। तो अपने पास जो x होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है, वो कितनी आएगी फिर, वो आएगी R माइनस RE, ठीक है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी को भी क्या लिख सकते हैं, हाफ के R माइनस RE का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें हुक्स लॉ की, तो हुक्स लॉ अपने पास यही फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस मास आ जाएगा। और रिड्यूस मास का फॉर्मूला क्या होता है, M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2। ये अपने पास रिड्यूस मास का फॉर्मूला होता है, ये हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर निकाल लिया था, ठीक है। तो और अपने पास जो फोर्स कांस्टेंट होता है, उस फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो उसकी वैल्यू होती है 4 पाई स्क्वायर म्यू बार स्क्वायर सी स्क्वायर म्यू। ये अपने पास फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। अब अगर हम आगे चलें, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर हम बनाते हैं, इसका ड्रॉ करते हैं, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें जो V की वैल्यू रखनी पड़ेगी 0 1 2 3 4, ठीक है। इस टाइप से हम अगर रख के चलते हैं तो V बराबर 0 है, तो एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, तो वो आएगी 0 प्लस हाफ म्यू बार, तो ये हम लिख सकते हैं हाफ म्यू बार। अगर मैं V की वैल्यू 1 रखूँ तो वो आएगी 1 प्लस में हाफ म्यू बार इज इक्वल्स टू 3/2 म्यू बार। अगर मैं 2 रखूँ V की वैल्यू, तो वो कितनी आएगी एनर्जी, तो वो एनर्जी आएगी 2 प्लस हाफ म्यू बार इज इक्वल्स टू 5/2 म्यू बार, ठीक है। ऐसे ही अगर V की वैल्यू मैं 3 रखता हूँ तो वो आएगी 3 प्लस हाफ म्यू बार इज इक्वल्स टू 7/2 म्यू बार। अगर V की वैल्यू 4 रखता हूँ तो वो एनर्जी आएगी 4 प्लस हाफ म्यू बार इज इक्वल्स टू 9/2 म्यू बार। तो अपने पास जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम वो कैसे बनेगा, इस टाइप से हम बना सकते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को। V इज इक्वल टू 0, तो वो आएगी हाफ म्यू बार। V इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो वो आएगी 3/2 म्यू बार, 5/2 म्यू बार, 7/2 म्यू बार और 9/2 म्यू बार, इस टाइप से, ठीक है। और जो अपने पास मॉलिक्यूल की ओरिजिनल जो इक्विलिब्रियम पे डिस्टेंस होती है वो हम यहाँ से लेके चलते हैं RE, ठीक है। इस टाइप से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये अपने पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो गया। और इनके बीच में एनर्जी गैप कितनी होती है, एनर्जी गैप होता है हर के बीच में म्यू बार का, ठीक है। इस टाइप से हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें सिलेक्शन रूल का, तो रोटेशनल में जहाँ वैसे सिलेक्शन रूल क्या आएगा इसका, वो आएगा डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 यूनिट से चेंज होना चाहिए, बाकी सारे फॉरबिडन माने जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांजिशन एनर्जी की, तो ट्रांजिशन एनर्जी कहाँ से कहाँ तक होगी, V बराबर 0 से V बराबर 1, ठीक है। तो ट्रांजिशन एनर्जी की बात करें तो V जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उससे हम ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगी, ट्रांजिशन एनर्जी आ जाएगी। तो वो कितनी आएगी, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ प्लस म्यू बार माइनस, यहाँ पे V की वैल्यू 0 प्लस हाफ म्यू बार, तो यहाँ पे कितना आएगा 3/2 म्यू बार माइनस में हाफ म्यू बार, तो वो ये आ जाएगा अपने पास ओनली म्यू बार सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब मैं बात करूँ 0 पॉइंट एनर्जी की। 0 पॉइंट एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर या फिर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो होती है वो 0 पॉइंट एनर्जी होती है। तो मैं बात करूँ, अपने पास फॉर्मूला है V प्लस हाफ एच म्यू या म्यू बार सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसके लिए 0 रखूँगा अगर मैं, तो 0 एनर्जी रखूँगा तो क्या आएगा अपने पास हाफ म्यू बार सेंटीमीटर इनवर्स। ग्राउंड स्टेट के ऊपर एनर्जी कितनी आएगी, हाफ म्यू बार। मतलब ग्राउंड स्टेट पे भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर है जो एनर्जी वो इतनी होती है वाइब्रेशन की, मतलब उसके अंदर वाइब्रेशन है वो चल रहे होते हैं ग्राउंड स्टेट के ऊपर भी इवन। लेकिन रोटेशनल में देखा था उसके अंदर 0 थी, वहाँ पे कोई रोटेशन नहीं हो रहे थे, लेकिन ग्राउंड स्टेट पे भी यहाँ पे रोटेशन हो रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट इसी में टॉपिक की बात करें, एनहार्मोनिसिटी या एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। अभी तक हम SHO पढ़ रहे थे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब एनहार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम क्या देख रहे थे कि अपनी जो लंबाई है वो बढ़ती जा रही है, मतलब बॉन्ड टूट नहीं रहा स्ट्रेचिंग के बाद, मतलब यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ तक, फिर और बढ़ रही, फिर और बढ़ रही, बॉन्ड टूट नहीं रहा था। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाता है। एक टाइम ऐसा आता है जब बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी उसकी, ठीक है। यहाँ पे इसको कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तब मोर्स पोटेंशियल ने इस कंडीशन के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी बताई थी, पोटेंशियल एनर्जी दी थी DE1 माइनस E की पावर माइनस बीटा x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो DE होता है वो होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, और बीटा भी एक कांस्टेंट होता है यहाँ पे, समझ गए। अब अगर हम इस इक्वेशन को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में रखते हैं, इस एनर्जी को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में रखते हैं, तो अपने पास जो एनर्जी आती है एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वो आती है V प्लस हाफ म्यू बार माइनस V प्लस हाफ का होल स्क्वायर म्यू बार XE सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। XE यहाँ पे क्या है, यह है एनहार्मोनिक ऑसिलेटर कांस्टेंट, एनहार्मोनिसिटी का कांस्टेंट है ये, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है म्यू बार अपॉन में 4DE। ये एक स्मॉल अमाउंट होती है, लेकिन वैल्यू होती है, लेकिन इसकी वैल्यू हमें पता होता है, ठीक है। ये अब हम बात कर लिया हमने एनहार्मोनिसिटी की, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि अपने पास कौन कौन से सिलेक्शन रूल क्या होता है एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, तो सिलेक्शन रूल होता है इसका +-1 +-2 +-3। इस टाइप से हमें इसके वाइब्रेशन के ट्रांजिशन मिलते हैं सिलेक्शन रूल के अंदर। जैसे अब हम बात करें फंडामेंटल वाइब्रेशन, फंडामेंटल वाइब्रेशन के अंदर क्या होता है, कौन सी वाइब्रेशन होता है, V बराबर 0 1 2 3 इस टाइप से। तो जो ट्रांजिशन 0 से होते हैं 1 तक उसको बोलते हैं फंडामेंटल ट्रांजिशन। दूसरा आता है ओवरटोन। ओवरटोन में ट्रांजिशन कैसे होते हैं,
वी बराबर 0, वी बराबर 1, वी बराबर 2, वी बराबर 3 और वी बराबर 4। यहाँ पे सिलेक्शन रूल होता है +-2 +-3, यहाँ से यहाँ चला जाए, यहाँ से यहाँ पे या फिर यहाँ से यहाँ पे। इस टाइप से जो ट्रांजिशन होते हैं उनको बोलते हैं ओवरटोन। थर्ड आता है हॉट बैंड। हॉट बैंड क्या होते हैं, जिनमें सिलेक्शन रूल क्या फंडामेंटल ट्रांजिशन का ही फॉलो होता है, लेकिन ये ट्रांजिशन होते हैं वी बराबर 0, वी बराबर 1, वी बराबर 2, वी बराबर 3, वी बराबर यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ हो गया। इस टाइप के ट्रांजिशन को बोलते हैं हॉट बैंड, ठीक है। हॉट बैंड ट्रांजिशन हाई टेम्परेचर पर होता है। क्यों? क्योंकि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पर मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो मॉलिक्यूल होते हैं ग्राउंड स्टेट पे होते हैं, तो यहाँ पर पहुँचने के लिए पहले उनका टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, फिर यहाँ से ट्रांजिशन शो होते हैं। हॉट बैंड के लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर हाई होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर हम ट्रांजिशन एनर्जी देखें फंडामेंटल वाइब्रेशन की, ट्रांजिशन एनर्जी तब ट्रांजिशन होता है V0 से V1, तो अपने को ट्रांजिशन एनर्जी क्या मिलेगी, V1 माइनस V0 E। तो पहले हम E निकाल लेते हैं V0 की। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है V प्लस हाफ म्यू बार माइनस V प्लस हाफ का होल स्क्वायर म्यू बार XE। तो V बराबर 0 अगर हम रखते हैं तो क्या आएगा, 0 प्लस हाफ म्यू बार माइनस 0 प्लस हाफ का होल स्क्वायर म्यू बार XE। तो यहाँ पर आएगा हाफ म्यू बार माइनस यहाँ पर आएगा 1/4 म्यू बार XE। अगर अब हम बात करें V1 की, तो V1 के लिए क्या आएगा, V प्लस हाफ म्यू बार माइनस V प्लस हाफ का होल स्क्वायर म्यू बार XE। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ V के लिए 1 प्लस हाफ म्यू बार माइनस 1 प्लस हाफ का होल स्क्वायर म्यू बार XE, ठीक है। अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ तो आएगा 3/2 म्यू बार माइनस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, इसको ओपन करो, 1 स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू में म्यू बार XE, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 3/2 म्यू बार माइनस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 4 प्लस 1 प्लस 4 म्यू बार XE, ठीक है। और जब हम टोटल सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 म्यू बार माइनस 9/4 म्यू बार XE। ये आ गया V1 की। अब हम ट्रांजिशन एनर्जी निकाल लेते हैं इससे। ट्रांजिशन एनर्जी क्या आएगी, ट्रांजिशन एनर्जी क्या आएगी, E V1 माइनस E V0, ठीक है। E V1 कितनी है, तो हमें पता है कितनी है, 3/2 म्यू बार माइनस 9/4 म्यू बार XE माइनस में V0 कितनी है, V0 है 1 या फिर हम बोल सकते हैं इसको 1/2 म्यू बार माइनस में 1/2 म्यू बार XE 1/4, ठीक है। इन दोनों को एक साथ ले आते हैं, म्यू बार माइनस हाफ म्यू बार, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, 9/4 म्यू बार XE प्लस 1/4 म्यू बार XE। यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें से ये जाएगा तो बचेगा ओनली म्यू बार माइनस यहाँ पे इसमें से ये जाएगा तो क्या बचेगा, 2 म्यू बार XE। ये अपने पास ट्रांजिशन एनर्जी आई किसकी, फंडामेंटल बैंड की। फंडामेंटल बैंड की अपने पास ट्रांजिशन एनर्जी ये आ गई, ठीक है।
हम अगर नेक्स्ट ट्रांजिशन की बात करें, ओवरटोन तो इसमें फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन और थर्ड ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन कहाँ से होगा? कहाँ होगा? V0 से V2, सेकंड होगा V0 से V3, थर्ड होगा V0 से V4। हम एनर्जी निकालते हैं फर्स्ट ओवरटोन की, फर्स्ट ओवरटोन की निकाल लेते हैं, फिर सेकंड और थर्ड की आप अपने आप निकाल के देख लेना ट्राई करके। V नोट, पहले V नोट का हमें पता है, हमने अभी निकाला था, कितना आया था? 1/4 म्यू बार XE। ठीक है, सेकंड V2 कितना आएगा? तो वो आएगा 2 + 1/2 म्यू बार माइनस 2 + 1/2 का होल स्क्वायर म्यू बार XE। ये कितना बचेगा? ये बचेगा 5/2 म्यू बार माइनस ये कितना बचेगा? ये बचेगा, ये A + B का होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो 4 + 1/4 + 2 × 1/2 × 2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 2 बच गया म्यू बार XE। तो यहाँ पर बचेगा 5/2 म्यू बार माइनस, इसको इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4 × 16 17, 4 दूनी 8, 17 8 25/4 म्यू बार XE। ठीक है, अब हम निकालेंगे V2 माइनस V नोट। तो ये क्या आएगा? 5/2 म्यू बार माइनस 25/4 म्यू बार XE माइनस क्या अपने पास क्या है? 1/2 म्यू बार माइनस 1/4 म्यू बार XE। ठीक है, ये आएगा 5/2 म्यू बार माइनस 25/4 म्यू बार XE माइनस 1/2 म्यू बार प्लस में 1/4 म्यू बार XE। इसको या इधर ले जाओ, तो 5/2 म्यू बार माइनस 1/2 म्यू बार। ठीक है, और इसको रखो यहाँ पे 25/4 म्यू बार XE प्लस में 1/4 म्यू बार XE। ठीक है, ये कितना बचेगा? ये बचेगा 2। है ना, तो ये बचेगा 2 म्यू बार माइनस ये कितना बचेगा? तो इसको कॉमन लेंगे तो 25 - 1, ये बचेगा 24/4 म्यू बार XE। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 म्यू बार माइनस 24/4 म्यू बार XE। ये कैंसिल आउट होकर 6 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 म्यू बार माइनस 6 म्यू बार XE। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 2 म्यू बार, तो अपने पास बचेगा 1 - 3 XE। फर्स्ट ओवरटोन की एनर्जी। सेकंड और थर्ड ओवरटोन की एनर्जी आप खुद निकाल के देखेंगे।